भारत के गेटवे टू नॉर्थ ईस्ट कहे जाने वाले सिलीगुड़ी टाउन के पास एक गांव पड़ता है। इसी गांव के रहने वाले राजू दा एक शाम जब अपना इंस्टाग्राम स्क्रॉल कर रहे थे तब अचानक इनके सामने चेरापूंजी की एक रील आती है। अब उस रील को राजू दा ने अपने दोस्तों के व्हाट्सएप ग्रुप पर शेयर कर दिया। अभी रील में चेरापूंजी का वो नजारा देख के इसके सारे दोस्त मंत्रमुग्ध हो गए और इन लोगों ने प्लान बनाया कि अगले वीकेंड हम चेरापूंजी घूमने चलेंगे। अब यहाँ पर सारे दोस्तों ने हामी तो भर दी, पर इन्हें बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि जो ये इनकी चेरापूंजी की ट्रिप होने वाली है वो इनमें से कुछ लोगों के लिए एक लाइफ टाइम ट्रॉमा बनकर रह जाएगी। कुछ बहुत ही भयानक होता है इनके साथ जो आप आगे वीडियो में जानेंगे। फिलहाल राजू द्वारा भेजे गए ईमेल का स्क्रीनशॉट आप अभी स्क्रीन पर देख सकते हैं। अब जब राजू ने वो चेरापूंजी की रील अपने ग्रुप में भेजी थी तब सारे दोस्त रेडी हो गए थे, पर जैसे जैसे ट्रिप की डेट नजदीक आते जा रही थी इनमें से बहुत सारे लोगों ने बैकआउट कर लिया। फाइनली ट्रिप के 3 दिन पहले तक ये सिर्फ 2 लोग बच गए थे, एक तो राजू और दूसरा उसका दोस्त विक्रम। विक्रम सिलीगुड़ी टाउन में रहता था और विक्रम का निकनेम था बिंटू। तो राजू और मिंटू ये दोनों तैयार हो जाते हैं कि यार चलो कोई नहीं जा रहा है तो कोई बात नहीं, हम दोनों ही घूम के आते हैं। और भाई ये सारा कांड जो आप आगे सुनने वाले हैं ना इन्हीं दोनों के साथ होता है। अब देखो इनका प्लान ये था कि ये लोग सबसे पहले पहुंचेंगे गुवाहाटी, गुवाहाटी से ये लोग शिलोंग जाएंगे और शिलोंग से फिर स्कूटी लेके चेरापूंजी पहुंचेंगे। शिलोंग और चेरापूंजी दोनों मेघालय स्टेट में पड़ते हैं और शिलोंग मेघालय की राजधानी है। तो ये उनका प्लान था, ठीक है। पर अब समझना यहाँ पे क्या होता है। इन लोगों ने शाम के 6 बजे न्यू जलपाईगुड़ी से ट्रेन बोर्ड की। ट्रेन ने इनको सुबह 4 बजे गुवाहाटी उतार दिया। जब सुबह 4 बजे ये लोग गुवाहाटी स्टेशन पहुंचे तब इनको कुछ समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि इन्होंने बहुत ज्यादा प्लानिंग नहीं की थी। बस इनको मोटा मोटा रूट पता था कि हमें ऐसे ऐसे करके जाना है। ये लोग सुबह रेलवे स्टेशन से बाहर निकलते हैं और उस समय इन्होंने अपने एक भैया को कॉल किया और कॉल करके पूछा कि भैया अब यहाँ से क्या कन्वेंस होगा, मोड ऑफ कन्वेंस क्या होगा, किस चीज से हम लोग को जाना चाहिए शिलोंग तक। तब उनके भैया ने पूरा रूट इनको क्लैरिफाई किया और इसी बीच जब ये लोग स्टेशन पे खड़े होकर भैया से बात कर रहे थे तब ना एक नशेड़ी अंकल थे, वो बार बार इनके पास आके बोल रहे थे कि रूम चाहिए क्या, रूम चाहिए क्या। वो जैसे एकदम पीछे ही पड़ गए इन लोगों के। अब जैसे तैसे अंकल से पीछा छुड़ा के ये लोग रोड पर आते हैं जहां से इनको एक सवारी गाड़ी मिलती है। उस सवारी गाड़ी में बैठकर इन लोगों ने 400 रुपए दिए, जिसने सीधा इनको शिलोंग के पुलिस बाजार में ड्रॉप कर दिया। शिलोंग के पुलिस बाजार के पास ही इन्होंने स्कूटी रेंट किया और वो स्कूटी लेके ये लोग निकल गए चेरापूंजी के लिए। शिलोंग से चेरापूंजी के जिस होटल में इनको जाना था उसकी दूरी 50 किलोमीटर थी। अब चेरापूंजी को वन ऑफ द वेटेस्ट प्लेस ऑन अर्थ बोला जाता है, तो ऑब्वियसली ये लोग बारिश के बीच में राइड करते हुए चेरापूंजी के लिए निकले थे। और जो इनका होटल था चेरापूंजी में ये इन्होंने पहले ही ऑनलाइन बुक करा रखा था। तो होटल वालों ने ये भी बोला था कि आप साथ में अपने रेनकोट लेके आइएगा। अब जो ये होटल बुकिंग वाला पूरा किस्सा है ना, इसका एक बहुत तगड़ा कनेक्शन है जो अब आगे सुनने वाले हैं कहानी, जिसकी वजह से इनके साथ वो पूरी पैरानॉर्मल घटना घटी थी। तो ये लोग फाइनली शिलोंग से चेरापूंजी के रास्ते को एंजॉय करते हुए अपने होटल पहुंचते हैं। अब सुनना क्या होता है आगे। इन लोगों ने होटल वाले से पूछा कि अभी जो हमारे पास टाइम बचा आज पूरे दिन का, इसमें हम लोग क्या क्या घूम सकते हैं। तब होटल वाले ने इनको बताया कि यहाँ पर पास में एक नो कालिकाई वाटरफॉल है, वो जरूर देख के आना। अब उस होटल में थोड़ा रेस्ट करने के बाद ये लोग अपनी स्कूटी पे बैठ के निकल जाते हैं नो कालिकाई वाटरफॉल की तरफ। अब जो वो नो कालिकाई वाटरफॉल तक पहुंचने का रास्ता था उस रास्ते पर बहुत ज्यादा कोहरा हो रखा है। उस डेंस फॉग में राजू धीरे धीरे अपनी स्कूटी चला रहा था और जो इसका दोस्त था बिंटू ये पीछे बैठा हुआ है। फाइनली ये लोग उस स्पॉट पर पहुंचते हैं जहाँ रोड के साइड से वो वाटरफॉल गिरता है नीचे। इन लोगों ने रोड की दूसरी साइड पर अपनी स्कूटी पार्क की और थोड़ा सा आगे चलकर उस वाटरफॉल के पास पहुंच गए। वहां पर उन्होंने पूरा आसपास का नजारा देखा, फोटोज वगैरह क्लिक कराई और अब ये लोग वापस मुड़ के अपने स्कूटी तक जाना चाहते थे। इन लोगों ने उस फॉल से पीछे मुड़कर अपनी स्कूटी की तरफ 2-4 कदम ही आगे बढ़ाया था कि इनको अपनी स्कूटी के पास पीछे वाली साइड पर एक औरत दिखाई देती है। उसने वहां का पूरा ट्राइबल ड्रेस पहना हुआ था और उस औरत के हाथ में एक नवजात बच्चा था। अब इन लोगों को ये बात बहुत नॉर्मल से लगी कि यार ठीक है, हो सकता है आसपास के गांव की कोई औरत होगी। अब जब ये लोग स्कूटी के थोड़ा सा और करीब पहुंचे तब राजू ने उसकी तरफ देख के स्माइल पास की। एक जो वो फ्रेंडली इंटरेक्शन होता है ना, जब हम किसी स्ट्रेंजर को से मिलते हैं, उस आई कांटेक्ट होता है तो हम नॉर्मली स्माइल पास कर देते हैं। राजू ने ठीक वैसे ही स्माइल पास की उससे देख के, पर उस औरत ने कुछ भी रिएक्ट नहीं किया। ये एकदम डेड एक्सप्रेशन लेके अपने बच्चे को ऐसे पकड़े हुए उनकी तरफ देख रही थी। जब उधर से कोई रिस्पॉन्स नहीं आया तो राजू ने सोचा कि शायद ये किसी और को देख रही है हमारे पीछे। तो ना राजू और बिंटू दोनों पीछे मुड़ते। इन दोनों ने देखा कि भाई पीछे तो कोई भी नहीं है, बस धुंध हो रखी है एकदम। राजू धीरे से चल के अपनी स्कूटी के पास जाता है और ना जैसे स्कूटी स्टैंड पे लगी होती तो इसने स्कूटी को आगे की तरफ खींचा कि उस पे बैठ के
फिर ये दोनों आगे निकल जाएंगे। राजू ने उस औरत को बोला कि दीदी थोड़ा सा साइड हो जाइए, स्कूटी हम निकाल ले बाहर। तब उस औरत ने सिर्फ अपनी उंगली उठाई ऐसे, और जो वो फॉल था उसकी तरफ पॉइंट आउट करने लगी। जब राजू ने देखा कि अभी तक तो ये हमारी तरफ देख रही है और अभी फॉल की ओर देखते हुए उंगली पॉइंट कर रही है ऐसे, तब राजू और बिंटू ये दोनों पीछे मुड़ते हैं फॉल की तरफ देखने के लिए कि ये किसे दिखा रही है। और भाई साहब ये पाते हैं कि अभी जिस ओर ये लोग देख रहे थे फॉल के पास, ये औरत अपने बच्चे को लेके वहां पे खड़ी है। इन दोनों ने तुरंत अपनी गर्दन घुमाई कि अभी तो ये स्कूटी के पास ही खड़ी थी, पर स्कूटी के पास अभी कोई भी नहीं था। ये दोबारा फॉल की तरफ देखते हैं तो पाते हैं कि वो औरत एक धीमी आवाज में रोते हुए अपनी स्टेप्स पीछे ले रहे उस फॉल की तरफ। जो बिंटू था वो दौड़ के भागता है इसकी ओर कि ये कहीं गिर ना जाए, और इससे पहले कि वो औरत के पास पहुंचता, उस औरत ने फॉल के अंदर छलांग लगा दी थी। भाई साहब ये नजारा देख के दोनों एकदम सन्न रह जाते हैं। ये दौड़ के आते हैं अपनी स्कूटी के पास। राजू ने स्कूटी स्टार्ट की और ये दोनों उस जगह को क्रॉस करके आगे बढ़ते हैं। थोड़ी दूर जाने के बाद इनको एक खाने पीने की दुकान दिखाई देती है। ये लोग अपनी स्कूटी उधर पार्क कर देते हैं। जो बिंटू था वो बेंच पे बैठ के बहुत हाँफ रहा है जोर जोर से, और थोड़ी देर के बाद ये उल्टी करने लगा। राजू भी उसे देख के बहुत घबरा गया था। तब उस दुकान वाले भैया ने पूछा कि क्या हुआ, इसकी तबीयत ठीक नहीं है क्या? कि भैया अभी हमारे साथ ऐसा ऐसा हुआ उस फॉल के पास। तब जो दुकान वाला था वो अपना काम करते करते बोलता है कि आप लोगों ने लिकाई को देख लिया क्या? पर अब ज्यादा परेशान मत होइए, वो ऐसे हार्म नहीं करेगी आपको। ये लाइन सुन के राजू थोड़ा सा रिलैक्स हुआ और इसने पूछा कि क्या है, ये लिकाई कौन है? तब उस आदमी ने एक बहुत ही डार्क पास्ट बताई उस वाले एरिया की। सुनना आप ध्यान से। वो दुकान वाला बताता है कि चेरापुंजी के पास ही एक खासी ट्राइब की बस्ती है। वहां पर एक औरत रहती थी जिसका नाम था लिकाई। उसी ट्राइब के एक लड़के के साथ लिखाई की शादी होती है और 2 साल के बाद लिखाई को एक बच्चा हुआ। उस बच्चे के जन्म होने के 3-4 महीने के बाद ही जो उसका पति था उसकी एक्सीडेंट में डेथ हो जाती है। धीरे धीरे समय बीता और जो इसके समाज के लोग थे, ट्राइब के लोग थे, उन्होंने बोला कि देखो ये जो बच्चा है तुम्हारा, इसको एक पिता की जरूरत है, तो बेटर होगा कि तुम दूसरी शादी कर लो। पहले तो लिखाई ने मना किया, पर कुछ टाइम के बाद जब समाज का दबाव बढ़ने लगा बहुत, तब इसने एक दूसरी शादी की। जो लिखाई का दूसरा पति था वो जो ये बच्चा था लिखाई का, उसे ना पसंद नहीं करता था बिल्कुल भी। वो हमेशा से टॉन्ट मारते रहता लिखाई को कि तुम्हारे पास तो मेरे लिए टाइम ही नहीं है, तुम अपने बच्चे को ज़्यादा ध्यान देती हो, ज़्यादा प्यार करती हो, ये सब बोलते रहता था। पर लिखाई चुपचाप सुनती उसकी बात को और ये काम करने जाती थी, अपना काम वाम करके शाम को वापस आती थी। ये जो बंदा था ये घर पे ही रहता था। अब जो ये लिखाई औरत थी यही सारे घर का खर्चा चला रही थी, और जब ये काम करने जाती थी तब अपने बच्चे को इसी दूसरे वाले हस्बैंड के पास छोड़ के जाया करती थी घर पर। हर बार की तरह एक दिन जब लिखाई काम करने गई और काम करके जब शाम को वापस आई, तब इसके हस्बैंड ने एज यूजुअल पूरा जो खाना वाना होता है वो बना के रखा हुआ था। लिखाई हाथ पैर धो के खाना खाने बैठ जाती है। उसके हस्बैंड ने बोला कि मैंने आज तुम्हारे लिए मीट बनाया है। तब लिखाई ने वो जो तसला था मीट का, उससे अपना खाना निकाला, खाते गई। 1-2 बाइट लेने के बाद ही लिखाई की नजर ना उस मीट पे पड़ती है। ये पाती है कि भाई उसमें एक छोटे बच्चे की उंगली है। जैसे वो उंगली देखा लिखाई ने एकदम सन रह गई। जो इसने कौर उठा रखा था खाने के लिए वो इसके हाथ से छूटता है और ये सीधा जाती है कमरे में अपने बच्चे को देखने। ये जब पहुंची कमरे में तो इसने पाया कि इसका बच्चा नहीं है उधर। फिर ये भाग के आया और जो पूरा तसला था मीट का उसे जमीन पे गिरा दिया। जमीन पे गिराया तो पता चला कि भाई ये उसके बच्चे का ही मांस बना रखा था इसके दूसरे पति ने। इतना ज्यादा दर्द हुआ लिखाई को कि वो ना फिर इस चीज को बर्दाश्त नहीं कर पाई। बिना कुछ एक्सप्रेशन दिए ये सीधा अपने घर से निकलती है और भागते हुए पहुंची इस वाटरफॉल के पास। अपने बच्चे के जाने का दर्द वो सहन नहीं पाई और इसने वाटरफॉल से छलांग लगा दी और छलांग लगा के इसने सुसाइड कर ली। अब जब ये घटना पूरे ट्राइब में फैली, उसके बाद से ही इस वाटरफॉल का नाम नोह का लिकाई पड़ गया। अगर इस नाम को ब्रेक करोगे तो लिकाई तो उस औरत का नाम था और नोह का मतलब होता है जंप करना। तो जहां से लिकाई ने जंप किया उसका नाम पड़ गया नोह का लिकाई। अब ये कहानी सुनाने के बाद जो वो दुकान वाला था उसने इनको कन्विंस कर दिया कि तुम टेंशन मत लो बिल्कुल भी, वो ना हार्म नहीं करेगी। अभी जो मेरा भाई है ये उसी तरफ जा रहा है, चेरापुंजी जिस तरफ से तुम लोग आए हो, तो इसके साथ साथ चले जाओ। तो इन दोनों ने वहां पर उसके बाद चाउमीन खाया और चाउमीन खाने के बाद जो दुकान वाले का भाई था इसके साथ उसके पीछे पीछे चले गए। वापस ये लोग अपने होटल आते हैं और होटल आके चुपचाप बेड पे लेट गए। पर भाई साहब इनको क्या ही पता था कि जो अभी इन्होंने एक्सपीरियंस किया है और जो आगे इनके साथ अभी होने वाला था, कोई कंपैरिजन ही नहीं है दोनों के बीच।
एक बहुत ही भयानक घटना इनका इंतजार कर रही थी। अब उस रात ये लोग होटल वापस आने के बाद रात के 2 बजे तक मोबाइल पर ऐसे देखते रहे कि और क्या क्या चीजें हैं यहाँ पे घूमने के लिए। और इसी सिलसिले में इनको पता चलता है मेघालय के डबल डेकर ब्रिज के बारे में। डबल डेकर रूट ब्रिज के बारे में आपने सुना होगा और बहुत सारे इसके रील्स वीडियोस हैं इंटरनेट पर। तो ये सोचते हैं कि हम वहां जाएंगे घूमने। अगले सुबह 10 बजे के आसपास इनकी नींद टूटती है और ये देखते हैं कि बहुत ज्यादा बारिश हो रही है। तब ये लोग अपना रेनकोट डालते हैं और होटल का रूम लॉक करके बाहर निकलने लगे। तब जो होटल का मालिक था रिसेप्शन पे बैठा हुआ, तो वो बोलता है कि एक काम कीजिए, अपना चाबी दे के चाहिए, हम साफ सफाई ये सब करवा देंगे। तब जो राजू है इसने बोला कि नहीं, हमारा कुछ सामान भी पड़ा हुआ है, थोड़ा सा मतलब महंगा सामान है और ऐसे हम कैसे चाबी दे के चले जाएं। फिर होटल वाले ने बोला कि फिर तो हम साफ सफाई नहीं करवा पाएंगे क्योंकि जो आपका कमरा है इसकी सिर्फ एक ही चाबी है। राजू बोलता है कि ठीक है कोई बात नहीं, हमें कल भी रुकना है, आप कल साफ करवा दीजिएगा। ये बात बोलकर दोनों होटल से बाहर निकल जाते हैं। पर यहाँ इनसे गलती ये हो गई कि जिस डबल डेकर रूट ब्रिज तक इनको जाना था उसके बारे में इन्होंने होटल वाले से पूछा नहीं कि किस रास्ते से जाए, कैसे जाए। ये सीधा गूगल मैप लगाते हैं उस डबल डेकर ब्रिज पर जाने का और यहीं पे हो जाता है खेला। जब अभी आप मैप देखेंगे तो पता चलेगा कि चेरापूंजी से लेफ्ट हैंड साइड की तरफ एक रास्ता जाता है जो कि आपको लेके जाएगा सिंगल डेकर ब्रिज पे। उसी सिंगल डेकर ब्रिज के पास पहुंच के फिर आप डबल डेकर ब्रिज पे भी जा सकते हैं। पर यहाँ पर इन दोनों ने गूगल मैप लगा रखा था और जो ये गूगल मैप है ये उस डबल डेकर ब्रिज तक जाने का रास्ता डायथलन फॉल्स से होकर सजेस्ट कर रहा था। अब दिन के 11 बजे ये लोग अपने होटल से निकलते हैं और रास्ते में जो भी रोड साइड पर फॉल्स वगैरह पड़ रहे थे वहां पर देखते हुए, फोटोज वगैरह क्लिक कराते हुए ये लोग बढ़ रहे थे उस डबल डेकर ब्रिज की तरफ। अब इसी सिलसिले में ये लोग माशो करके एक जगह है, आई डोंट नो इफ आई एम प्रोनाउंसिंग द नेम करेक्टली। अब जो ये माशो जगह था यहीं पर नीचे की तरफ इनकी पार्किंग थी। ये लोग अपना बाइक लगाते हैं और जो वहाँ के लोकल्स थे उन्होंने सजेस्ट किया कि यहाँ से आप नीचे जाते जाएंगे तब आप डबल डेकर ब्रिज की तरफ पहुंच जाएंगे। ये लोग वहाँ पर बाइक लगा के उस रास्ते पर चलना स्टार्ट करते हैं और ये रास्ता प्रॉपर सीढ़ियों से बना था और उसके दोनों साइड पर छोटे छोटे घर थे जहाँ पर उस जगह के लोकल लोग रहते हैं। अब सुनना आगे क्या होता है। अब जैसे ही इन लोगों ने उस सीढ़ी पर चलना स्टार्ट किया ना नीचे की तरफ, राजू का फोन बजता है। फोन पर था इनके होटल का ओनर। वो ओनर बोलता है कि सुनो, तुम लोगों का जो रूम है ना उसका वॉश बेसिन का टैप खुला रह गया है, जितनी जल्दी हो सके होटल आ जाना वरना पूरे टंकी का पानी खत्म हो जाएगा। यहाँ राजू ने बोला कि आप एक काम कीजिए, ताला तोड़ लीजिए रूम का। तब उस होटल वाले ने मना कर दिया कि नहीं, आपका एक्सपेंसिव सामान पड़ा हुआ है, आपने जैसे बताया था, हम तोड़े और कुछ गायब हो जाए रूम से तो फिर आप मेरे पे ब्लेम करेंगे। आप लोग 6 बजे से पहले आ जाएगा वापस, क्योंकि होटल के जो बाकी गेस्ट हैं वो भी अभी घूमने गए हुए हैं। जब वो लोग होटल आएंगे तब उनके लिए पानी अवेलेबल कराना हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आपका वो टैप खुला रहा तो फिर कैसे पानी चढ़ेगा ऊपर। तब राजू ने बोला कि ठीक है, हम 6 बजे से पहले पहुंच जाएंगे। अब 1-1.5 घंटे तक ये लोग वहाँ के लोकल से पूछ के उस रास्ते पर नीचे की ओर जा रहे थे और फाइनली ये लोग अपने डेस्टिनेशन पे पहुंचते। वहाँ बहुत सारी फोटोज वगैरह क्लिक कराई और इसी बीच बिंटू की नजर अपने घड़ी पर जाती है। ये बोलता है कि राजू 3 बज गए यार, हमें होटल भी पहुंचना है वरना मालिक फिर परेशान करेगा। पर ये लोग एक बात भूल चुके थे कि जिस एक्साइटमेंट में ये लोग नीचे आए थे वहां पहुंचने के लिए इन्होंने करीब 3,500 सीढ़ियां पार की थी। भाई साहब, अब इन्हें पार्किंग तक पहुंचने के लिए भी उन्हीं 3,500 सीढ़ियों के ऊपर चढ़ के जाना है। इस पॉइंट पर होता ये है कि राजू और उसके दोस्त के अंदर ना थकावट भी हो गई थी बहुत। इन लोगों ने नोटिस किया कि जो भी टूरिस्ट वहाँ पर आए हैं उन सब ने आज रात को वहीं पर अपना स्टे बुक करके रखा हुआ था। उस जगह से वापस ऊपर जाते समय ये दोनों अकेले थे एकदम। अब इनका मन तो बिल्कुल भी नहीं था कि ये ऊपर जाएं इस टाइम पर कोई ऑप्शन नहीं था इधर। ये लोग सीढ़ी पर चढ़ना स्टार्ट करते हैं। अब 1.5-2 मिनट चलने के बाद ही इनको थकावट होने लगती है। धुंध और कोहरे के कारण विजिबिलिटी भी कम होते जा रही थी। यहाँ पर जो राजू लड़का था उसकी हाइट करीब 5.5 फीट है और उसका वेट था 70 किलो। वहीं जो इसका दोस्त बिंटू है उसकी हाइट है लगभग 5'10" और वेट अराउंड 85 kg। राजू बताते हैं कि मैं तो जैसे जैसे ड्रैग करके अपने आप को ऊपर खींच रहा था, पर जो बिंटू मेरा दोस्त था ना, इसने एकदम गिव अप कर दिया। एकदम हाफ रहा है, जोर जोर से सांसें फूल रही थी इसकी। और इस समय तक इनके मोबाइल की बैटरी भी बहुत कम हो चुकी थी। ये जैसे तैसे अपने आप को पुश करते हुए 1 घंटा और चलते हैं ऊपर। यहाँ पर एक पैटर्न समझना, जब भी राजू ऊपर चढ़ते हुए कहीं पर रुक रहा था, जो इसका दोस्त है बिंटू, ये इससे 10-15 मीटर की दूरी पर पीछे खड़े होकर रेस्ट कर रहा था। ये लोग एक साथ नहीं चल रहे थे क्योंकि बिंटू राजू के पेस को मैच नहीं कर पा रहा था। ठीक है, इससे कंपैरेटिवली ज्यादा थकावट हो रही थी। ये लोग ऐसे ही थोड़ा सा आगे चलते, फिर रुकते 10 मिनट और फिर उसके बाद अपना चलना स्टार्ट करते। अब इसी सिलसिले में राजू बताते हैं कि जब हल्का अंधेरा हो गया था, धुंध और ज्यादा घनी हो रही थी, तब इसका दोस्त पीछे से बोलता है कि भाई रुक, मेरे से चला नहीं जा रहा है। तब राजू चुपचाप साइड में रुक जाता है। इसका दोस्त इससे वहीं 10-15 मीटर की दूरी पे था पीछे, और चूंकि ये बार बार रुकना हो रहा था इसलिए राजू ने पीछे मुड़ के नहीं देखा।
ये चुपचाप अपने जगह पर बैठ जाता है और उसके दोस्त का वेट करता है कि जब ये बोलेगा फिर मैं आगे बढ़ूंगा। राजू यहाँ पर बैठ के सुस्ता रहा है और इसी दौरान जब राजू रेस्ट कर रहा था तो ये देखता है कि ऊपर से एक काला साया इसकी ओर चल के आया। राजू के पास आके उसने 1-2 सेकंड का पॉज लिया और फिर उसके दोस्त की ओर बढ़ जाता है। अब थकावट इतनी ज्यादा हो रखी थी कि राजू ने कुछ भी रिएक्ट नहीं किया। कुछ टाइम के बाद इसका दोस्त पीछे से बोलता है कि भाई चल अब चलते हैं। राजू फिर से चलना स्टार्ट करता है और वहीं थोड़ी देर चलने के बाद ये फिर से उसका दोस्त ने पीछे से बोला कि रुक जा, मैं बहुत ज्यादा थक गया हूँ। राजू फिर से रुका और वो सेम इंसिडेंट एक बार और रिपीट होता है। वो काला साया फिर से राजू को क्रॉस करके पीछे गया और इस बार राजू पीछे मुड़ के देख लेता अपने दोस्त की तरफ, क्योंकि वो साया उधर ही जा रहा था। और भाई साहब ये देखता है कि इसका जो दोस्त है ना, ये एकदम फ्रीज होके ऐसा लग रहा था जैसे सामने कोई खड़ा है इसके और वो उससे बात कर रहा है। उस धुंध के बीच जब राजू ने ये सीन देखा तो एकदम डर गया भाई। ये अपने दोस्त को 2-3 बार आवाज देता है कि भाई चल, भाई रात हो रही है, हमें होटल पहुंचना है, चल ना। पर उसके दोस्त ने कुछ भी रिस्पॉन्ड नहीं किया। अभी ये सीन देख के राजू चल के अपने दोस्त के पास जाता है और इसने उसे ऐसे पकड़ के शेक किया कि भाई चल ऊपर। और फिर यहाँ पे ना जो उसका दोस्त था, पता नहीं उसके अंदर क्या शक्ति आई, भाई अब दौड़ के ऊपर भागने लगा। राजू ये देख के एकदम सन्न रह गया कि भाई अभी तक इससे चला नहीं जा रहा है, ये कैसे दौड़ते हुए ऊपर जा रहा। अभी इसकी यहाँ पर एकदम फटेहाल हो गई। ये चुपचाप वहाँ खड़े होके अपने दोस्त को ऊपर उस कोहरे में गायब होते हुए देख रहा था। राजू इस समय उस जगह पर एकदम अकेले है, ना ये आगे जा सकता था ना पीछे, कोई भी और नहीं है उस रास्ते पे। राजू अब जैसे तैसे खुद को संभालते हुए उस रास्ते पर धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा। इसकी इतनी भी हिम्मत नहीं हो रही थी कि ये पीछे मुड़ के देखे कि कोई आ तो नहीं रहा पीछे से। इस मोमेंट पर राजू ने अभी बस 4-5 कदम ही आगे बढ़ाए होंगे कि तभी से पीछे से अपना पूरा नाम सुनाई देता है। कोई इसका पूरा नाम लेके बुला रहा था अपनी तरफ। राजू बताते हैं कि वो जो भी चीज थी वो इस कदर मेरा नाम ले रही थी कि मैं ना खुद को रोक नहीं पा रहा था। मतलब कोई चीज मुझे ना खींच रही थी अपनी तरफ कि मैं जस्ट पीछे मुड़ के रिस्पॉन्ड करूं उसकी कॉलिंग को। पर इन्होंने ऐसा नहीं किया। इनके अंदर एक एड्रेनलिन पंप होता है और ये उस सीढ़ी पर दौड़ने लगते हैं आगे की तरफ। पर फिर वहीं कुछ सेकंड दौड़ने के बाद इनको थकान हो गई और ये हांफने लगे। और इसी बीच इन्हें सुनाई देता है कि सामने की तरफ से कोई आ रहा है, मतलब किसी के चलने की आवाज सुनाई दी राजू को। अब धीरे धीरे वो आवाज लाउड होते जा रही थी और राजू के और करीब पहुंच रही है। अभी इस समय राजू कुछ भी रिएक्ट करता कि तभी इसके सामने एक आदमी आके खड़ा हो जाता है। 55-60 साल का वो आदमी होगा और वहां खड़े होके राजू से पूछने लगा कि इस समय यहाँ पर क्या कर रहे हो इस रास्ते पे? तुमको नीचे ही रुक जाना चाहिए था, अकेले क्यों जा रहे हो इस रास्ते पे? तुम कहाँ से आए हो, किस जगह होटल लिया है, सारे डिटेल पूछी राजू से। राजू को लगा कि शायद सीढ़ी के साइड में जो छोटे छोटे घर बने हुए उन्हीं किसी घर के अंकल होंगे, तो इसने सारी बात बता दी। और इसी दौरान राजू ने अपने फ्रेंड के भी बारे में बताया कि अंकल वो शायद आगे चला गया और हम दोनों बिछड़ गए हैं, मुझे अपने दोस्त की बहुत चिंता हो रही है। यहाँ पर उस आदमी ने राजू को जैसे तैसे कन्विंस कर लिया कि अभी आगे अकेले जाना ठीक नहीं है, तुम मेरे घर पर चलो, आज रात वहीं पे रुकना और कल सुबह सुबह निकल जाना अपने होटल की तरफ। अब उस पूरे हालात में राजू को यही चीज सही लगी। ये उस आदमी के साथ उसके घर पहुंचता है और भाई साहब जैसे उसके घर पहुंचा, राजू देखता है कि उसका फ्रेंड बैठा हुआ है उस आदमी के घर पे। अपने फ्रेंड को वहां देख के राजू शॉक्ड भी हुआ और इसे थोड़ी खुशी भी हो रही थी कि ठीक है, फाइनली मेरा दोस्त मुझे मिल गया। पर भाई ये ना राजू की बहुत बड़ी गलत फहमी थी। इसने अपने दोस्त से पूछा कि यार क्या हो गया था, तो तू ऐसे भाग के आगे कैसे चला गया और तू किससे बात कर रहा था ऐसे खड़े होके पीछे? तब इसके फ्रेंड ने एक शब्द भी नहीं बोला। तब इसने उस अंकल से पूछा कि अंकल ये आपको कहाँ मिला और कैसे आपके घर पे पहुंच गया? तब वो जो अंकल थे उसने भी कुछ नहीं बताया। वो अंकल बस एक ही बात बोल रहे थे कि आज रात यहीं पर सो जाओ तुम दोनों, कल सुबह सुबह जाना। पर राजू को यहाँ पर कुछ गड़बड़ लग रहा था और ये बार बार अपने फ्रेंड को पुश कर रहा था कि यार चलना यहाँ से। और ये साथ में अंकल को भी बोल रहा था कि अंकल हमें जाना होगा, होटल बहुत जरूरी है। पहले कुछ टाइम तो अंकल ने बहुत सेंसिबली समझाया इसे कि रुक जाओ, आज रात मत जाओ, खतरा है उस रोड पे। पर जब राजू उनकी बात नहीं सुना तब उन्होंने बोला कि तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है क्या, कहीं भी नहीं जा रहे हो तुम दोनों। और इस समय अंकल की टोन बहुत ज्यादा डरावनी हो चुकी थी। राजू अपने दोस्त को पकड़ता और बोलता है कि भाई हमें चलना ही पड़ेगा, यहाँ से चल, एकदम सेफ नहीं है। और उसका दोस्त तो जैसे हिप्नोटाइज होकर बैठा हुआ था, जैसे जैसे खींच के उसे बाहर निकाला और ये दोनों सीढ़ी पे भागने लगे। जो वो पार्किंग वाला स्पॉट था उससे 1 मिनट पहले
राजू देखता है कि सीढ़ी से 3-4 लोग उतर के नीचे आ रहे हैं। वो वहाँ के लोकल्स थे। राजू यहाँ उनकी तरफ देखते हुए बोलता है कि यार बिंटू, लग रहा हम पहुंच गए ऊपर पार्किंग पे। इस समय वो जो लोकल्स थे वो इसके एकदम करीब आ चुके थे। इन्होंने राजू को देखा और एकदम शॉक्ड हो गए। उन्होंने एकदम चौंकते हुए राजू से पूछा कि यार ठीक हो तुम? राजू के यहाँ लगा कि शायद मैं तो लोकल नहीं हूँ, और वो सरप्राइज हो गए कि यार कोई नॉन लोकल इस रास्ते पर इस टाइम पे कैसे जा रहा है। तब राजू बोलता है कि हम ठीक हैं, और अभी ऐसा हुआ हमारे साथ, हम दोनों ऊपर जा रहे हैं। तब जो 4 आदमी सामने खड़े थे ना, वो बोलते हैं कि कौन दोनों? ये वर्ड सुन के राजू पीछे मुड़ता है बिंटू की तरफ, मैं और मेरा फ्रेंड। और भाई साहब जैसे ही पीछे मुड़ा, ये पाता है कि भाई बिंटू है ही नहीं उधर, ये अकेले ही था उस सीढ़ी पे। ये देख के राजू एकदम कांपने लगा और उन चारों से बोला कि शायद मेरा दोस्त वही अंकल के पास ही रह गया है। तब उन चारों में से एक बंदा बोलता है कि सुनो, रिलैक्स करो, तुम्हारा फ्रेंड ऊपर पार्किंग में है और उसने ही हम चारों को भेजा है तुम्हें ढूंढने के लिए। तब ये लोग राजू को पकड़ के ऊपर लेके आते हैं पार्किंग के पास, और फिर उन्होंने बताया कि तुम जिस अंकल के बारे में बात कर रहे हो ना, आज से कुछ साल पहले इसी रास्ते पर ट्रैक करते हुए उनका पैर फिसल गया था और उनकी डेथ हो गई। उनके साथ उनका बेटा भी था, और अपने पापा के डेथ को देख के उससे रहा नहीं गया और उसने भी उस जगह से सुसाइड कर लिया था कूद के। अगर तुम वहां से निकलने की जिद ना करते और आज रात वहीं पे रुके होते ना, तो जिंदा वापस लौटने का कोई चांस ही नहीं था। अब सुनना क्या होता है। ये दोनों वहां से वापस अपने होटल पहुंचते हैं, और राजू ने अपने दोस्त से पूछा कि यार क्या हो गया था, तो वहाँ किससे बात कर रहा था खड़े होके पीछे। तब राजू का जो दोस्त है बिंटू, वो बताता है कि उस ट्रैक पर एक पॉइंट ऐसा आया था जब तू थक के साइड में बैठा हुआ था, और मैं तेरे पास आया तो तूने मुझसे बोला कि ठीक है, तू धीरे धीरे आगे बढ़, मैं तुझे कैच कर लूंगा। यहाँ पर जब बिंटू आगे बढ़ा थोड़ा सा, तो इसके मोबाइल में नेटवर्क आया और ये अपने घर पर बात करते करते सीधा ऊपर पहुंच जाता है। मैं ऊपर पहुंच के तुम्हारा वेट किया बहुत देर, पर तुम आए नहीं, और फिर मैंने यहाँ के लोकल्स को बताया कि मेरा दोस्त नीचे रह गया है, और वो लोग फिर तुम्हें ढूंढते हुए पहुंचे नीचे। अब उस रात राजू की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई थी। इसने होटल के ओनर से थोड़ी दवाई ली और दवाई खा के सो गया। अगले दिन भी राजू और उसका दोस्त रेस्ट करते हैं, कहीं भी घूमने नहीं गए, और फिर उसके नेक्स्ट डे ये लोग वापस सिलीगुड़ी पहुंच जाते हैं। अब देखो, ये जो पूरी घटना थी, ये एक क्लासिक केस है छलावा का। अब जो ये छलावा एंटिटी होती है, जब आप इसके एरिया से क्रॉस करते हो ना, तो ये आपके किसी जान पहचान वाले का वेश धारण करके या फिर उनकी आवाज निकाल के आपको पहले फंसाने की कोशिश करती है, और अगर आपने रिस्पॉन्ड किया इनके कॉलिंग को या फिर एक बार इनके ट्रैप में फंस गए ना, तो फिर ये आपका काम तमाम कर देते हैं। तो यार ये थी पूरी कहानी। अगर आपके जानने में ऐसा कोई इंसिडेंट हुआ है तो नीचे जो ईमेल आईडी आ रहा है उस पर अपनी स्टोरी मुझे भेज सकते हैं। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखो और हर हर महादेव।